नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आइए सुनते हैं आज शिव प्रसाद सिंह की कहानी कर्मनासा की हार। काले सांप का काटा आदमी बच सकता है। हलाहल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है, किंतु जिस पौधे को एक बार कर्मनासा का पानी छू ले वह फिर हरा नहीं हो सकता। कर्मनासा के बारे में किनारे के लोगों में एक और विश्वास प्रचलित था। यदि एक बार नदी बढ़कर आए तो बिना मानुष की बलि लिए लौटती नहीं है। हालांकि थोड़ी ऊंचाई पर बसे हुए नए ढेर वालों को इसका कोई खौफ न था। इसी समय बाढ़ के दिनों में गेरू की तरह फैले हुए अपार जल को देखकर खुशियां मनाते। 2-4 दिन की यह बाढ़ उनके लिए तब्दील बनकर आती। मुखिया जी के द्वार पर लोग बाग इकट्ठे होते और कजली सावनी की ताल पर ढोल के ठनकने लगती हैं। गांव के दो मुंह तक ई बाड़ी नदिया जिया लेके माने का गीत गाते हैं, क्योंकि बाढ़ उनके किसी आदमी का जिया नहीं लेती थी। किंतु पिछले साल अचानक जब नदी का पानी समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ता हुआ नई ढेर से जा टकराया तो ढोल के बह चली। गीत की कड़ियाँ मुरझाकर होठों में पपड़ी की तरह छा गई। सोखा ने जाने के बदले जान देकर पूजा की। 5 बकरों की दोहरी भेंट हुई, किंतु बड़ी नदी का हौसला कम नहीं हुआ। एक अंधी लड़की, एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ की भेंट रही। नई ढेवाल कर्मनासा के इस उग्र रूप से कांप उठे। बूढ़ी औरतों ने कुछ सुराग मिलाया, पूजा पाठ कराकर लोगों ने पाप शांति की। एक बाढ़ बीती, बरस बीता, पिछले गांव सूखे न थे कि भादों के दिनों में फिर पानी उमड़ा। बादलों की छांव में सोया गांव भोर की किरण देखकर उठा तो सारा सिवान रक्त की तरह लाल पानी से घिरा था। नए ढीह के वातावरण में हौलदिली छा गई। गांव ऊंचे अरार पर बसा था, जिस पर नदी की धारा अनवरत टकरा रही थी। बड़े बड़े पेड़ जड़ मूल के साथ उलटकर नदी के पेट में समा रहे थे। यह बाढ़ न थी, प्रलय का संदेह था। नए ढीह के लोग चूहेदानी में फंसे चूहे की तरह भय से दौड़ धूप कर रहे थे। सबके चेहरे पर मुर्देनी छा गई थी। कल दीनापुर में कढ़ा चढ़ा था। पांडे जी इशरू भगत हकलाते हुए बोला। कुएं की जगत से बाल्टी का पानी लिए सगे सर पांडे उतर रहे थे। घबराकर बाल्टी सहित ऊपर से कूद पड़े। भगत, क्या कह रहे थे भगत? कढ़ा चढ़ा था? क्या कहा सोखा ने? चौराहे पर छोटी सी भीड़ इकट्ठी हो गई। भगत अपने शब्दों को चुबलाते हुए बोले, काशीनाथ की शरण भाई लोगों, सोखा ने कहा कि इतना पानी गिरेगा कि 3 घड़े भर जाएंगे। आदमी मवेशी की 6 होगी। चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। प्रलय न होगी तब क्या बरकत होगी? हे भगवान, जिस गांव में ऐसा पाप कर्म होगा वह बहेगा नहीं, तब क्या बचेगा? माथे के लंगू को ठीक करती हुई धनेश्वरा चाची बोली, मैं तो कहूँ कि फूलमतिया ऐसी चुप काहे हैं? राम रे राम, एक ने पाप किया, सारे गांव के सिर बीता। उसकी माई कैसी सतवंती बनती थी, आग लाने गई तो घर में जाने नहीं दिया। मैं तो तभी की हो न हो, दाल में कुछ काला है, कुछ साफ भी कहेगी भोजी। बीच में जगसेर पांडे बोले, क्या हुआ आखिर? हुआ क्या? विधवा लड़की बेटा पैदा कर सुहागनी बनी है। एक कब हुआ? सबकी आंखों में उत्सुकता के फोफले उभर आए। आगत भय से सबकी सांसें टंगी हुई थी। तभी मिर्च की तरह तीखी आवाज में चाची बोली, कोई आज की बात है, 3 दिन हो गए। लोगों को प्रलय की सूचना देकर हवा में उड़ते हुए आंचल को बरजोरी बस में करती चाची चौराहे की ओर बढ़ चली। गांव का सारा आतंक, भय, पाप उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाए चला जा रहा था। सबकी आंखों में नई ढीढ़ का भविष्य था। रक्त की तरह लाल पानी में चूहे की तरह उब चुब करते हुए लोग चिल्ला रहे थे,
मौत का ऐसा भयंकर शोपन भी शायद ही किसी ने देखा होगा। भैरव पांडे बैसाखी के सहारे अपनी बखरी के दरवाजे में खड़े बाढ़ के पानी का जोर देख रहे थे। अपार जल में बहते हुए सांप बिच्छू चले जा रहे थे। मरे हुए जानवर की पीठ पर बैठा कौवा लहर के धक्के से पिछल जाता। भीगे चूहे पानी से बाहर निकलते तो चील झपट कर देती। विचित्र दृश्य है। पांडे न जाने क्यों बुदबुदाए, फिर मिट्टी की बनी पुरानी बखरी की ओर देखा। पांडे के दादा देश देहात के नामी गिरामी पंडित थे। उनका ऐसा अकबाल था कि कोई किसी को कभी सताने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी बनवाई यह बखरी बाग की लेक कौन टारे। 2 पुस्त के अंदर ही सभी कुछ खो गया। पहले माँ बाप एक नन्हा लड़का हाथ में सौंप कर चले गए। पैर से पंगु, भैरव से पांडे अपने 2 बरस के छोटे भाई को कंधे से चिपकाए ऐसा है निर्वलंब खड़े रहे। धन के नाम पर बाप का कर्ज मिला, काम धाम के लिए दोनों भाई के देख रेख, रहने के लिए बखरी जिसे पिछली बाढ़ के धक्कों ने एकदम जर्जर कर दिया था, अब यह भी नहीं बचेगी। पांडे के मुंह से भवित्य फूट रहा था जिसकी भयंकरता पर उन्होंने जरा भी ख्याल करना जरूरी नहीं समझा। दरारों से भरी दीवारें उनके खुरदरे हाथों के स्पर्श से पिघल गई। वर्षा का पानी पसीज कर हाथों में आंसू की तरह चिपक गया। सनसनाती हवा गांव से के इस छोर से उस छोर तक चक्कर लगा रही थी। भैरव पांडे के कानों में आवाज के स्पर्श से ही भयंकर पीड़ा पैदा हो गई। बेशाकी उनके शरीर के भार को संभाल न सकी और वे धम से चौखट पर बैठ गए। बाजू के धक्के से कूहनी छिल गई। चिंचिनाती कूहनी का दर्द उनके रोए रोए में बिंध रहा था और पांडे इस पीड़ा को होठों के बीच दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। सब कुछ गया, वे बुदबुदाए। कर्मनाशा की बाढ़ उनकी इस जर्जर बकरी को हड़पने नहीं, उनके पितामह की उस अमूल्य प्रतिष्ठा को हड़पने आई है जिसे अपनी इस विपन्न अवस्था में भी पांडे ने धरती पर नहीं रखा। दुलार से पली वह प्रतिष्ठा सदा उनके कंधे पर चढ़ी रही। मैं जानता था कि यह छोकरा इस खानदान का नाश करने आया है। पांडे की आंखों में उनके छोटे भाई की तस्वीर नाच उठी। 18 वर्ष का छरहरा पानीदार कुलदीप, जिसकी आंखों में भैरव को माँ की छाया तैरती नजर आती, उसके काले काकुले को देखकर मुखिया जी कहते कि इस पर भैरव पांडे के दादा की लोछार पड़ी है। पांडे होकर हंस पड़े। जरा कुलदीप बरामदे में बैठकर पढ़। भैरव पांडे मन में बुदबुदाए, तेरे आंखों में सो कुंडल बालू हरामी कहीं का लड़के पर नजर गड़ाता है। कुछ भी हुआ इसे तो भगवान कसम तेरा गला घोट दूंगा। बड़ा आया मुखिया जी। लोछार। फिर जरा बढ़ के बोलते, क्या लोछार पड़ेगी मुखिया जी? दादा के पास तो 5 पछाई गायें थी, एक से एक 2 थन दूह ले लो तो पंसेरी बाल्टी भर जाती थी। यहाँ तो इस लोंडे को दूध पचता नहीं, फिर साल 12 महीने हमेशा मिलता भी कहाँ है हम गरीबों को। अब वह पुराने जमाने की बात कहाँ रही पंडित जी? मुखिया कहता है। अपने संकेतों से शब्दों में मिर्च की तिताई भरकर चला जाता। काले काले काकुले वाला नवजवान कुलदीप उसे फूटी आंखों नहीं सुहाता, किंतु भैरव पांडे के डर से वह कुछ नहीं कह पाता। भैरव पांडे दिन भर बरामदे में बैठे रुई के बिनोले निकालते, तुमते सूत तैयार करते और अपनी तकली नचा नचा कर जेनुए बनाते, जमानी चलाते, पतरा देख देते, सत्यनारायण की कथा बाँच देते। इससे जो कुछ मिलता कुलदीप की पढ़ाई और उसके कपड़े लत्ते आदि में खर्च हो जाता। यह सब कुछ मर मर कर किया था। इसी दिन को पांडे की आंखों में प्यास छा गई। लड़के ने उन्हें किसी और का नहीं रखा। यहाँ आफत मची है, अपने पता नहीं कहाँ भागकर छिपा है। राम जाने कैसे हो। सूखी आंखों से 2 बूंद गिर पड़ी। अपने से तो कोर भी न उठ पाई। भूखा बैठा होगा कहीं बैठे, मरे हमें क्या।
पांडे ने बैसाखी उठाई, बगल की चारपाई तक गया और धम से बैठ गए। दोनों हाथ में मुंह छिपा लिया और चुप लेट रहे। दोस्तों, इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आप लोगों का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।